हे गाइस, आज की जो कहानी है वो शेयर करी है जॉन ने, और ये कहानी हम जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनने वाले हैं। मतलब जो जो उसने एग्जैक्टली बताया था मैं सेम एग्जैक्टली आप सबको बताऊंगा। और ये कहानी आपको बताएगी कि डार्क वेब की दुनिया कितनी ज़्यादा हार्मफुल और कितनी ज़्यादा डेंजरस है। इस कहानी से आपको एक छोटा सा आइडिया तो ज़रूर लगेगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हे दोस्तों, मेरा नाम जॉन है, और अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मुझे डार्क वेब की दुनिया कभी भी पसंद नहीं आई है। मतलब हाँ, सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ना मेरे पास पेशेंस है और ना ही कोई इतना ज़्यादा नॉलेज कि मैं डार्क वेब को प्रॉपरली यूज़ कर पाऊँ। वैसे भी हमारे पूरे फैमिली में टेक्नोलॉजी का कीड़ा थोड़ा कम ही है। हमने कंप्यूटर्स, फ़ोन्स, इनफैक्ट टोस्टर्स और जो बाकी चीज़ें होती है टेक्नोलॉजी से लेकर वॉशिंग मशीन, इन सब को लेकर हमने हर टाइम स्ट्रगल करा है उन्हें सीखने में। तो हाँ, ये बोल सकते हो कि हमारी फैमिली में इतने कोई टेक लोग हैं नहीं। और मेरी मॉम के साथ तो कई बार स्कैम तक हो चुका है। मतलब वो आते नहीं, OTP बता दीजिए सर, आपको इतना पैसा मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई बार मम्मी के पैसे उड़े। ऑल दो टोटल में हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स ही है, बट फिर भी यार बुरा तो लगता है। वही मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है फ्रांसिस, वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो एक टेक जीनियस है और छोटा मोटा हैकर भी। उसको ऐसी क्रीपी और अजीब गरीब चीजें देखने में बड़ा मजा आता है। अगर उसे ऑनलाइन ऐसा कुछ मिल जाता है तो वो जरूर देखता है उसको। एक बार तो उसने मेरे कंप्यूटर में टॉर ब्राउजर भी इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, पर मैंने उसको इग्नोर कर दिया, शॉर्टकट्स भी डिलीट कर दिए, और मुझे तो ये भी याद नहीं कि उसने वो फाइल्स रखी कहाँ थी। फिर भी कभी कभी फ्रांसिस मुझे अल्फा बे से कुछ पिक्चर्स भेज दिया करता था, जो कि अपेरेंटली एक डार्क वेब के ब्लैक मार्केट का था। ज्यादातर वो अजीब या इलीगल प्रोडक्ट्स की फोटोज भेजता था, और कभी कभी वो रैंडम या इम्पॉसिबल थ्योरीज ढूंढ लेता था, जो कि थोड़ा वियर्ड भी था बट थोड़ा फनी भी। लेकिन कभी कभी वो कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें भी भेज देता था, जैसे कि रैंडम मर्डर हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, उनके विक्टिम्स हैं उनकी फ़ोटोज़ भेज दी, या कोई बहुत गंदी तरीके से कार क्रैश हुआ है उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ भेज दी। जिसकी वजह से मैं ओवरऑल बताऊँ तो फ्रांसिस से अब थोड़ा दूर ही रहने लगता था, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें देखना पसंद नहीं है, और वो यही सारी चीज़ें देखता रहता था और मुझे ज़बरदस्ती शेयर करता रहता था। ओवरऑल बताऊँ तो फ्रांसिस थोड़ा अजीब है, लेकिन बुरा इंसान नहीं है। हम दोनों एक्चुअली काफ़ी क्लोज थे, और जब कभी भी वो अपनी लाइन क्रॉस करता था, मतलब कि ऐसे एकदम डिस्टर्बिंग फोटोज़ वीडियोस भेजना, वो जब भी ऐसा करता था मैं बस पोलाइटली उसे कह देता था, बस कर भाई। और वो कुछ टाइम के लिए फिर रुक भी जाता था, कुछ नहीं भेजता था। लेकिन फिर जैसे ही मेरा थोड़ा शौक जो मैं वो फोटो को देख के मुझे मिला था वो थोड़ा कम होता, वो फिर से कोई रैंडम फोटो या डिस्टर्बिंग वीडियोस भेज देता। और हमेशा की तरह वो फनी और हार्मलेस फोटोज़ या वीडियोस से शुरू करता था, बट धीरे धीरे बहुत डार्क और बहुत डिस्टर्बिंग होने लग जाती थी उसकी भेजी हुई फ़ोटोज़। लेकिन जो उसने सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग फ़ोटो भेजी थी वो थी सिर्फ एक नॉर्मल फ़ोटो जिसमें एक लड़के का चेहरा था। लेकिन वो डिस्टर्बिंग इसलिए थी क्योंकि वो लड़का मैं खुद था, वो मेरी फ़ोटो थी। ये फ़ोटो रैंडमली किसी डार्क वेब की अनियन साइट में मिली थी। बस एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट था जिसमें मेरी फ़ोटो थी, और उसकी साइड में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, जैसे किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल का लेआउट हो, प्लेन सिंपल और बिना किसी लॉजिक के। उस पेज में मेरा नाम, बर्थ डेट, एड्रेस, सब कुछ लिखा हुआ था। फिर फ्रांसिस का मुझे मैसेज आता है, आई एम सो सॉरी जॉन, मुझे नहीं पता उन्होंने तुझे कैसे ढूंढ लिया। मैं तुरंत उसे बहुत सारे सवालों के साथ रिप्लाई करता हूँ कि सॉरी किस लिए कह रहा है, और वो कौन है, और किसने मुझे ढूंढ लिया। जिसमें फ्रांसिस मुझसे पूछता है कि तूने कोई वियर्ड सी साइट ओपन करी थी क्या, या फिर कोई रैंडम ईमेल ओपन करके उसे डाउनलोड कर लिया था। तो मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं करा। ऑल्दो जो मेरा बिजनेस है, अगर मैं देखूँ तो मैं दिन के 100 हज़ारों मेलों को ओपन करता हूँ, उनका रिप्लाई करता हूँ। तो हो सकता है कोई वियर्ड मेल होगा जो मैंने शायद डाउनलोड कर दिया हो या उनसे इंटरेक्ट कर लिया हो। वेल, मैं फ्रांसिस से बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता यार, तू मुझे ढंग से बता कि चल क्या रहा है। फ्रांसिस बिल्कुल डरा हुआ था, और वो एक भारी टोन में बोलता है कि तेरा नाम एलिसिया नाम की एक साइट में लिस्टेड है एज अ पार्टिसिपेंट। तो मैं पूछता हूँ कि ये एलिसिया क्या चीज़ है। तो वो बताता है कि ये एक रेड रूम है जिसे कई सालों पहले बंद कर दिया गया था, बट अब वो वापस ओपन हो चुका है। मैं उसकी बात पे हंस पड़ता हूँ। मतलब मैं इतना टेक सेवी नहीं हूँ, आई नो, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ये रेड रूम जो चीज़ है ना, ये सिर्फ मिथ है, लोगों को डराने के लिए बोली जाती है, कहानी है, ये सब असली में एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रांसिस को भी मैं यही चीज़ें बोलता हूँ। तो फ्रांसिस बोलता है कि मुझे खुद ऐसा लगता था यार कि ये रेड रूम शायद नहीं होता है या फिर जो भी, लेकिन एलिसिया रियल है, और एलिसिया एक रेड रूम है, और बहुत खतरनाक रेड रूम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें होने लग जाती है तो मैं फ्रांसिस को बोलता हूँ कि बस अब मुझे थोड़ा टाइम दे दे। तो मैं सेम वही करता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ कि चल मैं तेरे से बाद में बात करूँगा, बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है, मेरे को ज़्यादा इस प्रैंक में फंसना नहीं है, ठीक है, चल बाय। मैं फ़ोन काट देता हूँ। फ्रांसिस से मैं दूर तो हो चुका था, और मैं अपना माइंड भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, मतलब यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन जो भी हो यार, थोड़ा सा शक तो रह ही जाता है दिल में।
तो मैं क्या करता हूँ कि पुलिस को कॉल कर देता हूँ। एक नॉन एमरजेंसी नंबर होता है तो उसमें करता हूँ और मैं पुलिस को बताता हूँ कि एक रैंडम साइट है जहाँ पे मेरा डेटा लीक हो चुका है। पुलिस बोलती है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात है, लोगों का अक्सर डेटा लीक हो जाता है। लेकिन कुछ भी ऐसा आपको लगे कि बहुत अजीब हो रहा है तो आप हमें ज़रूर बताना, लेकिन अभी के लिए आप डरो मत, ये जो भी हुआ है ये बहुत नॉर्मल है और ये सबके साथ ही होता है। जिसके बाद अब मैं अपने नॉर्मल वीक में बिजी हो जाता हूँ और उस वेबसाइट का कोई मेंशन भी नहीं आया। फ्रांसिस भी मान लेता है कि शायद उसने थोड़ा सा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया उस चीज़ को लेकर। मतलब सच तो यही है ना कि आजकल हर किसी इंसान का डेटा डार्क वेब पे मिल जाता है, उसका नंबर, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें डार्क वेब पे अवेलेबल रहती है, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं होता, ये बस होता है वहाँ पर। तो मैंने भी ऐसे सोच के बस इसे जाने दिया। करीबन 1 महीने बाद अब जो मेरा लेटर बॉक्स होता है उसमें मुझे एक लेटर मिलता है। उस एनवलप पे ना रिटर्न एड्रेस था ना कोई स्टैंप, बस एक प्लेन सा एनवलप था। और मुझे तब समझ आ गया कि ये लेटर मुझे किसी ने पर्सनली डिलीवर किया है। ये लेटर किसी पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो नहीं आया है। मैंने एनवलप खोला तो अंदर एक बिल्कुल काला कागज़ था, परफेक्टली ब्लैक, जिसमें एक ही लाइन लिखी हुई थी जो कि थी किसी रैंडम लेटर्स और नंबर्स का स्ट्रिंग, और लास्ट में डॉट अनियन लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने पे ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ की लिंक है, और एंडिंग में अगर डॉट अनियन लिखा है तो ऐसा लग रहा था कि किसी डार्क वेब की लिंक है।